हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। मैं पवन राव आप लोगों को लिए पढ़ाने आ गया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अभी मैं आप लोगों के लिए 5 क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ और ये है अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास नंबर 6। आइए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैं 10 पॉइंट आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को याद हो, आप रेगुलर स्टूडेंट अगर हैं तो पहला मैंने बेसिक आप लोगों को पढ़ाया था और साथ ही मैंने आप लोगों को उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स बताए थे। दूसरा अपने पास तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने पास यहाँ पर पहला बेसिक बताया था, दूसरा पोलर फॉर्म बताया था, तीसरा पॉइंट हमारे पास था डिस्टेंस फॉर्मूला और चौथा था हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। 5 नंबर जो पॉइंट है वो मैंने एंगल्स बिटवीन लाइन आप लोगों को बता दिया था। 6 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो स्लोप होता है वो बता दिया था। 7 नंबर पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। 8 नंबर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। 9 नंबर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन और 10 नंबर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ऐसे करके 10 पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और आज की क्लास में मैं आप लोगों को 2 पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ और इनकी थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। जो पॉइंट नंबर 11 और पॉइंट नंबर 12 की थ्योरी आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि 11 नंबर जो पॉइंट है वो अपने पास होगा, ध्यान रखना, ट्रायंगल के बारे में। हम लोग ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ये अपने पास त्रिभुज का। और दूसरा अपने पास पॉइंट जो 12 नंबर जो पॉइंट होगा वो अपने पास होगा सर्किल के बारे में, वृत्त के बारे में होगा। याद रखिए, ट्रायंगल और सर्किल आज की क्लास में मैं आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा और कल की क्लास में इन पर बेस्ड जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। तो आइए आज ट्रायंगल की और सर्किल की हम लोग थ्योरी समझते हैं और फिर कल इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 11 और 12 की। पेज नंबर फर्स्ट आपके लिए मैं डाल देता हूं ताकि कभी कभार जब मैं अपलोड करता हूं तो हो सकता है पेज नंबर आगे पीछे हो जाए। तो इसके लिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। त्रिभुज या अपने पास ट्रायंगल ये लीजिए। तो याद रखिए, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। ट्रायंगल या त्रिभुज के बारे में हम लोग देख रहे हैं, सीखने की आप लोग कोशिश करना कि किस टाइप से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो पहला सबसे पहले इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के अंदर, अपने पास सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सेंट्रोइड के बारे में। सबसे पहले हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा फिर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इन सेंटर के बारे में। अंतः केंद्र के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और मुझसे एक बार अगर आप लोग कंप्लीट थ्योरी पढ़ लेते हो तो उसका यही फायदा है कि उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाओगे। फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सरकम सेंटर के बारे में, परिकेंद्र के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर ऑर्थो सेंटर के बारे में यानी कि लंब केंद्र के बारे में। और उसके बाद हम लोग बातचीत करने वाले हैं किसके बारे में? हम लोग 5 नंबर जो पॉइंट अपने पास है वो ट्रायंगल के एरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टोटल ट्रायंगल के अंदर मैं आप लोगों को 5 पॉइंट पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। और पॉइंट नंबर जो फर्स्ट होगा वो अपने पास होगा सेंट्रोइड या केंद्रक के बारे में अपने पास होगा। उम्मीद है थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आपको आती होगी पहले से। अगर ज्योमेट्री नहीं आती तो पहले उस चैप्टर को आप लोग पढ़ना, उसके बाद ही इस चैप्टर को आप लोगों को ये वाला पॉइंट उसके बाद और ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से है, ये जो अपने पास Ax1 y1, दूसरा B जो वर्टेक्स है वो मान लीजिए x2 y2 है। और उम्मीद है आप लोग रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो पहले वाली चीजें ये देख चुके होंगे। इसका पहला पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं सेंट्रोइड के बारे में, केंद्रक के बारे में। ये 5 पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें से पहला पॉइंट है सेंट्रोइड या केंद्रक के बारे में। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो आइए शुरुआत हम लोग करते हैं। तो याद रखिए सेंट्रोइड या केंद्रक, क्या अपने पास एक ट्रायंगल की मीडियन जो होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या मीडियन सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, माध्यिका सामने वाले पॉइंट के मिड पॉइंट पर मिलती है। तो क्या आप लोग मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए, फाइंड आउट कर सकते हो क्या? यहां पर मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास होंगे वो कितना होगा, x2 प्लस x3 अपॉन अपने पास 2 होगा, और ये कितना होगा y2 प्लस y3 अपॉन अपने पास 2 होगा। मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास होते हैं वो अपने पास यहां पर, मुझे बताओ ये चीजें मैं पहले ही पढ़ाकर आपको चला गया हूं, क्या आप लोगों को मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स याद हैं क्या? सेक्शन फॉर्मूले में ये बात मैंने बताई है। सर मिड पॉइंट क्यों? क्योंकि माध्यिका मध्य बिंदु पर आकर मिलती है। ये चीज मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री में समझाई है, वहां पर मैंने क्लियर की है। मुझे एक बात बताइए, ये जो ग्रेविटी सेंटर होता है ये रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2:1 होगा, 2:1 होगा। ये लीजिए, ये जो रेशियो सर होता है ये तो अपने पास 2:1 होता है, 2:1 का अपने पास रेशियो होता है। तो अगर रेशियो 2:1 है, ध्यान से समझना, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए फिर से वही 1 का इंटू करोगे x1 से, सेक्शन फॉर्मूला में लगा रहा हूं, और 2 का इंटू करोगे इधर से तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या x2 प्लस x3 अपॉन 1 प्लस 2, नीचे m प्लस n, तो 1 प्लस 2 3 आ गया। ये लीजिए, सेम 1 का इंटू करोगे इससे तो ये अपने पास y1 होगा, और इसका इससे इंटू करोगे तो y2 प्लस y3 अपॉन अपने पास नीचे की तरफ कितना होगा, 3 होगा। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास आ गए। हाँ और ना बताइए कि गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक हम लोग निकालते कैसे हैं? क्या बात समझ पाए हो क्या? सर ये यहाँ पर क्या आपने कर दिया, थोड़ा कम समझ में हमें आया है। ये तो बात बिल्कुल समझ में आई। उसके बाद एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को नहीं समझाया था क्या, कि mx1 अपने पास mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, अंतः बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये क्या अपने पास अंतः बिंदु का जो अपने पास सेक्शन फॉर्मूला था, विभाजन सूत्र था, क्या वो याद नहीं है कि उल्टा इंटू करते हैं? 1 का x1 से 2 का यहाँ इंटू करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और नीचे m प्लस n, 2 और 1 को जोड़ोगे तो अपने पास 3। तो यहाँ से एक पॉइंट कैसे आया छोड़ दीजिए, एक पॉइंट हमारे पास क्लियर हुआ है कि कभी भी किसी ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर हमें दिए हुए हैं, इसमें अलग अलग कितने इक्वेशंस बन सकते हैं वो तो मैं आपको समझा दूंगा। x1 y1, x2 अपने पास y2, और ये है अपने पास x3 y3। कभी भी अगर हम लोगों को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर दर्शाने हैं, दिखाने हैं, तो याद रखिए ग्रेविटी सेंटर के जो निर्देशांक अपने पास होते हैं वो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये याद करना है। कैसे आया वो तो मेरी आदत में आ गया है, मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक जो हैं वो ये अपने पास होते हैं। ये चीज़ आपकी रटी भी होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये था अपने पास सेंट्रोइड। ऐसे करके मैं ये 5 के 5 पॉइंट आपको समझा दूंगा, फिर मैं आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से सर्किल की थ्योरी समझा दूंगा, और कल की क्लास में ट्रायंगल और सर्किल पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, जिससे आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से और ढंग से क्लियर हो जाएगा, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ और ना बताइए, क्या पहला पॉइंट प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? एक एक चीज मैं आपको समझाते रहूंगा, आगे मैं बढ़ता रहूंगा। चलिए हम लोग 2 नंबर पॉइंट पर चलते हैं, इन सेंटर पर, अंतः केंद्र पर। और याद रखिए ये बात आप लोगों को तब जाकर ज्यादा समझ में आएगी जब आप लोग यहां पर जो है 2 नंबर जो पॉइंट अपने पास है, ये हम लोगों को समझ में आएगा जब आप लोग इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी आप लोग पढ़ चुके होंगे, इन सेंटर या अंतः केंद्र के बारे में। कोशिश करना सीखने की, समझने की सभी लोग। यहां पर कोई भी ट्रायंगल अगर है अपने पास ए, बी और सी, ये अपने पास ए है x1 y1, ये अपने पास बी है x2 y2, और ये अपने पास C है x3 y3।
तो याद रखिए, अगर आपको ये वाली लाइन अगर ए है, ये वाली साइड अगर बी है और ये वाली साइड अगर सी है और आई अगर इन सेंटर है, तो ये बात आप लोगों को रटनी पड़ेगी, आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास होते हैं वो अपने पास होगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन नीचे की तरफ जो आएगा वो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये लीजिए यहाँ पर a y1 अंत के अंदर के a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन नीचे की तरफ अपने पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये अपने पास आ गया है अंत बिंदु के अपने पास इन सेंटर के अगर कोऑर्डिनेट्स कभी भी हम लोगों से पूछे तो ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपने पास ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। और कभी भी अगर हम लोगों से ये दूसरा पूछ रहा है तो ay1 by2 और cy3 अपॉन 3 इसको रटना है, इसको याद करना है। ये फॉर्मूला कहाँ से कैसे और क्यों बनता है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस चीज को आपको याद करना है, रटना है प्रत्येक बच्चे को, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन अपने पास आता है, याद रखिए। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए बी और अपने पास सी, एक ए है एक अपने पास बी है और एक अपने पास सी है। तो ये x1 y1, ये अपने पास x1 y1 है, ये अपने पास जो पॉइंट है x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो एक चीज याद रखिए, एंगल बाइसेक्टर ये वाली साइड अगर ए मानूं मैं और ये वाली साइड अगर मैं बी मानूं और ये वाली सी मानूं, तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड के उसी रेशियो पर आकर मिलती है। एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड के उसी रेशियो पर आकर मिलेगी जिस पर एंगल बनाने वाली साइड्स अपने पास इनका रेशियो सी अनुपात बी है, तो इसका रेशियो भी सी अनुपात बी होगा। तो क्या सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? अब ज्योमेट्री तो थोड़ी बहुत मैं पहले ही बोल चुका हूं, थोड़ी सी ज्योमेट्री अगर आपको आएगी तभी जाकर ये पॉइंट सही से अच्छे से ढंग से आपका क्लियर हो पाएगा। अगर ज्योमेट्री नहीं आएगी तो ये वाला पॉइंट आप लोग ज्योमेट्री पढ़ने के बाद देखना, बाकी पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये एक पॉइंट जो ये है अपने पास ट्रायंगल और सर्किल, जब तक ज्योमेट्री आपको नहीं पढ़ी हुई होगी तब तक नहीं समझ में आएगा। और मैं वहीं से आप लोगों को बता रहा हूं कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं, सी अनुपात बी। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सी अनुपात बी एकदम ठीक है। तो यहां से ये वाला जो अपने पास पॉइंट होगा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होंगे? तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा सी का इंटू कर दो x3 से और b का इंटू x2 से, तो bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस c कोमा by2 प्लस cy3, सेक्शन फॉर्मूला में लगा रहा हूं, अपॉन b प्लस c। और क्या आप लोगों को पता है क्या कि इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर को कौन से रेशियो में काटता है? तो एंगल बाइसेक्टर को उसी रेशियो में काटता है b प्लस सी इज टू ए के रेशियो में। ये जो अपने पास होता है b प्लस सी इज टू ए का रेशियो अपने पास होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो यहां से यहां तक ये वाला कितना होगा? तो आप कहोगे सर ax1 होगा, ax1 होगा, इसका इससे इंटू करोगे तो b प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा, ax1 इसका इधर इंटू, क्या याद है क्या? mx2 nx1, तो इसका इंटू इससे कर रहे हैं और इसका इंटू इससे, तो b प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा। ओनली क्या बचेगा? bx2 प्लस cx3। ये क्वेश्चन थ्योरी समझाते टाइम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और फिर क्वेश्चन करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कभी कभार अगर वो डीप से घुसेगा तो वो कहेगा कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ आप लोग बताइए। तो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ अगर कभी भी हम लोगों से पूछे तो तुरंत हम लोग वहां पर ये चीज़ सोल्व कर पाएंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास दूसरा, अगर इसका पॉइंट निकालना आपको तो a का इंटू करो y1 से, तो a y1 ये लीजिए, प्लस अपने पास इधर वाले का इंटू b, इससे करोगे तो b प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा, तो b y2
प्लस अपने पास सी वाई थ्री अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये लीजिए, इस प्रकार से अपने पास आता है। और एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ हम लोगों से पूछ सकता है। तो फिर अगर बेसिक आपका क्लियर रहता है तो कोई भी क्वेश्चन आया आप लोग घबराते नहीं हो, या टाइम अगर बचा रहता है तो उसमें क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर पाते हो। हाँ और ना बताइए, प्रत्येक बच्चा इस चीज को क्या आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से कर पाए हो क्या, बताइए भाई। तो ये था अपने पास पॉइंट नंबर 2 जो अपने पास है इन सेंटर या अंत केंद्र के बारे में। ट्रायंगल के टोटल 5 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास है वो है अपने पास सरकम सेंटर। 3 नंबर सरकम सेंटर या परिकेंद्र के बारे में, जिस प्रकार से अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, जिस प्रकार से अपने पास इन सेंटर का और अपने पास यहां पर सेंट्रोइड का, अंत केंद्र का और केंद्रक का जिस प्रकार से डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है, उसी प्रकार से सरकम सेंटर का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। याद रखना आप लोग, सीधा फॉर्मूला अपने पास नहीं है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास होता है उसी प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये चीज आप लोग याद रखिए। कभी भी अगर आप लोगों से पूछता है वो यहां पर इस प्रकार से, ये जो अपने पास है एक ट्रायंगल ए बी और सी, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 और ये दिया हुआ है x3 y3। x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये तीनों अगर अपने पास दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x, y है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था जब तक आप लोगों को यहां पर जो ज्योमेट्री नहीं आएगी तब तक इसके कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे। क्या आप लोगों को याद है क्या कि अपने पास यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी। सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेस से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, इसका रूट आएगा। साथ ही ये डिस्टेंस निकालेंगे x माइनस x2 का स्क्वायर और y माइनस y2 का स्क्वायर। और यहां से जो डिस्टेंस अपने पास है, ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास है, ये अपने पास बराबर होनी चाहिए। हां और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये अपने पास x1 माइनस ये अपने पास बराबर होनी चाहिए। याद रखिए आप लोग, सेम एक इक्वेशन यहां से बनेगी, सेम इसी टाइप से x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y माइनस y2 का स्क्वायर बराबर x माइनस x3 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस, और y माइनस y3 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी अपने पास बराबर रहेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, ये दूरी बराबर है और इसकी ये दूरी बराबर है, दो इक्वेशन बना ली, दोनों को सोल्व करके x और y का मान निकालना है, उससे अपने पास आंसर आएगा। सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अपने पास न्यूमेरिक वैल्यू देगा। तो यहाँ पर x और y बचेंगे क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर तो कट जाएगा, और यहाँ पर भी x और y बचेंगे। जब इन तीनों के न्यूमेरिक मान होंगे तो ये क्वेश्चन अपने लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट जो है वो ये वाला कॉन्सेप्ट है, बेसिक से ही सोचना पड़ेगा। दो डिस्टेंस बराबर, कोई भी दो डिस्टेंस वापस से बराबर, दो इक्वेशन बनाओ, उसको आपको सोल्व करना है और उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। सर इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवा दो, कल की क्लास में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो आपको चिंता करने की या डरने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। इस पर बेस्ड कल की जो क्लास हमारी होगी उस पर मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आज थ्योरी पढ़ लो, कल थ्योरी को आप लोग रिवाइज करके आना और उसके साथ में क्वेश्चंस करवा दूंगा। और यही तरीका होता है पढ़ने का या पढ़ाने का। तो इसीलिए आप लोग सीडीएस का पेपर अगर देखोगे, एसएससी का पेपर, रेलवे में इसका क्वेश्चन थोड़ा सा कम ही बनता है, इतना डीप से। एसएससी में भी कम ही बनता है, रेलवे में सीडीएस में कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिए, आपके सामने क्वेश्चन जो पूछा है वो अपने पास नॉर्मली क्या करता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड पूछता है। इसीलिए मैं बार बार एक ही चीज पर जोर दे रहा हूं कि आप लोगों को ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। ज्योमेट्री पता होगी तो बहुत सारी चीजें अपने पास आसान हो जाएंगी।
तो याद रखिए हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछता है वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड पूछता है, क्योंकि ये इस टाइप से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और याद रखिए राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकमसेंटर होता है वो हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है वो हमेशा और हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है। तो बताइए सरकम सेंटर के निर्देशांक क्या x1 x3/2 होगा क्या? ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अपने पास इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। कोई बच्चा कहेगा क्या सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ तो सकता है, ऐसे में लिखकर तो नहीं दे सकता आपको स्टाम्प पेपर पर कि कभी क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन 99% चांसेस हैं कि सरकम सेंटर का क्वेश्चन आया तो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है। क्यों होता है ये बात मैं आप लोगों को ज्योमेट्री में समझाऊंगा। इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 3। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। याद नहीं रखोगे तो फिर इन पर बेस्ड अगर छोटा सा क्वेश्चन आएगा राइट एंगल ट्रायंगल देकर बताओ सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और अगर आपका पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर 3 के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो पॉइंट नंबर 4 पर जो कि अपने पास है ऑर्थो सेंटर। इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को लिखवा देता, लेकिन इनके फॉर्मूले लिखने के बजाय आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, इनके कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले याद रखने के बजाय आप लोग क्या करोगे, यहां से अपने पास मुझे बताओ क्या x1 y1 x2 y2 x2 y2 और ये अपने पास है x3 y3, ये अपने पास है x3 और अपने पास y3। तो मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करना। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हम लोग क्या करते हैं कि यहां से मुझे बताओ ये अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो इससे पास होने वाले लाइन की इक्वेशन बना सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। इस लाइन की इक्वेशन या इसका स्लोप क्या फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल इसका स्लोप और इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, और जो पास किससे हो रही है x1 y1 से पास हो रही है, तो क्या इस लाइन की इक्वेशन आप लोग लिख पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, पिछली क्लास में यही तो चीज़ें आपने पढ़ाई हैं और हम आपके रेगुलर स्टूडेंट हैं, बिल्कुल मैं बेसिक में पहुंच गया हूं। देखिए इतना मैं वादा कर सकता हूं कि आप लोगों को इससे बाहर चाहे रेलवे दो, चाहे एसएससी दो, चाहे सीडीएस दो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन उसको पढ़ने के लिए टाइम तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा, एनर्जी तो आप लोगों को लगानी ही पड़ेगी। मैं तो हर छोटी से छोटी चीज़ बता सकता हूं, लेकिन सीखना आपको खुद को पड़ेगा। यहां से मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्या इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इस लाइन का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। और इसके बाद इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी उसका स्लोप आप लोग निकाल ही सकते हो, और वो पास हो रही है x2 y2 से, तो इसकी इक्वेशन आप आ जाएगी। अगर किसी लाइन का स्लोप भी है और वो यहाँ से पास हो रही है तो उस लाइन की इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। रेड वाली लाइन की इक्वेशन भी आ गई, ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन भी आ गई। एक ट्रायंगल के दो एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उन दोनों को सोल्व करेंगे तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, सोल्व करके अलजेब्रा लगाकर यहां से आता है। इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप तो नहीं मान सकते, है तो आसान, लेकिन बेसिक अगर क्लियर है तो बिल्कुल आसान है। बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। क्या मैं कह रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो ये 2,3 है, ये अपने पास पॉइंट जो है 0,4 अपने पास है, और ये पॉइंट जो है वो 5, अपने पास 7 है। तो क्या आप लोग इस पॉइंट का मुझे ध्यान से समझिए और बताने की कोशिश करो, क्या इस पॉइंट का आप लोग स्लोप निकाल सकते हो क्या इस लाइन का? तो 7 - 4 3, m1 में मान लेता हूँ 7 - 4 3 और 5 - 0 5। तो इस लाइन का स्लोप 3,5 है, तो क्या इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो वो m2 अगर मैं एक बार मानूं तो m2 होगा -5/3।
-5/3 क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में ये बात मैंने बताई है, m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। मुझसे अगर आप लोग रेगुलर पढ़ोगे तो हर चीज़ समझ में आएगी, रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी स्किप होनी शुरू हो जाएंगी, आप लोग उनको नहीं समझ पाओगे। याद रखिए, यहां से मुझे एक बात बताइए, तो स्लोप -5,3 है और इससे पास हो रही है, तो इस रेड वाली लाइन की इक्वेशन बना सकते हो क्या? y माइनस वाई वन। स्लोप अपने पास -5/3 है, x माइनस x1 और x1 का मान 2, ये लीजिए यहां से एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सेम इसी कॉन्सेप्ट से मुझे एक बात बताओ, क्या इस लाइन की स्लोप आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आपको बिल्कुल सर, इस लाइन का स्लोप है m3 बराबर 7 -3 का मतलब 4 और 5 -2 का मतलब -3, 3। तो इस लाइन की इक्वेशन स्लोप अगर ये है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? तो आप कहोगे सर -3/4। तो बताओ इसकी इक्वेशन 0,4 से पास हो रहा है तो y -4, स्लोप है -3,4 और x -0। ये लीजिए, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हम लोग सोल्व कर लेंगे, दोनों को सोल्व करके। तो इस प्रकार से, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, रेलवे और एसएससी में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इस टाइप के, कभी सीडीएस वगैरह में पूछे जा सकते हैं। और याद रखना, उसके भी ज़्यादा चांसेज हैं कि ऑर्थो सेंटर अगर कभी भी पूछता है तो नॉर्मली 90% चांसेज हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पूछेगा Ax1 y1। कॉन्सेप्ट तो मैंने पूरा समझा ही दिया है, x2 y2, और ये जो अपने पास होगा x3 y3, ये लीजिए। और अपने पास याद रखना, ध्यान रखना आप लोग, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर अपने पास कोण कितने डिग्री हो, तो वो अपने पास 90 डिग्री हो, यहां पर बनेगा ऑर्थो सेंटर। ये लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर कोण, सरकम सेंटर तो हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है, और ऑर्थो सेंटर उस शीर्ष पर बनता है जिस पर समकोण अपने पास हो। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए, हाँ और ना बताइए क्या ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हमारे समझ में आई है। उम्मीद है इस बात को आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। चलिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रायंगल का एरिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है। तो यहां पर अपने पास बहुत बार अपने पास क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर पेज, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों से पूछा जाता है। तो 5 नंबर पॉइंट है ट्रायंगल का एरिया। क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा? ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, ट्रायंगल का एरिया या क्षेत्रफल जो होता है, तो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस अगर आपको दिए हुए हैं, ये इस प्रकार से, मान लो ये अपने पास x1 y1 है, ये अपने पास x2 y2 है, और ये x3 y3 अगर है, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहां से एक नियम हम लोग, ध्यान रखना, कल की क्लास में इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आप लोग जैसे ही क्वेश्चन करोगे आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। लेकिन पहले थ्योरी पढ़ो और फिर क्वेश्चंस करवाते टाइम उसको मैं रिवाइज करवाऊंगा थ्योरी को, तो आप लोगों को और अच्छे से और ढंग से वो चीज़ें याद होंगी। ये आप लोग ध्यान रखना। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने के बजाय x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ऐसे लिख के, और आप लोग इसको रिपीट करते हो सबसे पहले नंबर को, और हमारे पास फॉर्मूला होता है इस प्रकार से, आप लोग इनटू कर दीजिए, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। ये लीजिए, माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1। ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, सब लोग मिलकर। देखिए, इन दोनों से अगर हम लोग x1 कॉमन ले लें तो फॉर्मूला तो अपने पास रियल में ट्रायंगल के एरिया को इससे अगर डिनोट करें, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस अपने पास x2
y3 माइनस y1, x2 कॉमन ले लें तो y3 माइनस अपने पास यहाँ से x2 कॉमन ले लिया तो ये रहा y3 माइनस y1 प्लस x3 अगर कॉमन ले लें तो अपने पास यहाँ से x3 कॉमन ले लें तो y1 माइनस अपने पास x3 कॉमन लिया है y2, y1 माइनस y2। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग बैठो और ये फॉर्मूला होता है इसको रट डालो, लेकिन इसको रटने में भूल जाता है बच्चा। इसको कैसे आया सर ये फॉर्मूला, ये भी मैं बता दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर चीज का बेसिक पूरा आपका दिमाग खोल दूंगा। कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसको आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे, लेकिन उस चीज के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा, याद रखिए। तो यहाँ पर अपने पास x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1, ये लीजिए, ये अपने पास आ गया है। बताइए ये आप लोग, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को अच्छे से, ढंग से और ठीक तरीके से आपने समझाई है। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। फॉर्मूला ये होता है, लेकिन ये याद नहीं रहता। कुछ बच्चों को याद कर लो, रट लो बैठकर 10 बार लिखकर, लेकिन उससे याद करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से लिख लीजिए, पहले ऐसे इंटू कर दो और माइनस करके इस प्रकार से आप लोग इंटू कर दो, तो ये अपने पास बन जाएगा। ये लो सर, ये बनता कैसे है? बनता तो उसी टाइप से है जैसे आज तक बनाते आए हो। ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई एक्सिस है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? और इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। तो मुझे बताइए सबसे पहले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये तो दूरी होगी y3, और ये दूरी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये दूरी होगी y1। और क्या टोटल यहां से यहां तक तो x3 है, ये x1 है, यहां तक x3, ये x3 है और ये x1 है। तो बीच की दूरी क्या x1 माइनस x3 बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। तो क्या अपने पास x3 माइनस x1 बचा सर? तो क्या आप लोग इसका एरिया क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ट्रिपेजियम का एरिया, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ट्रिपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड y1 प्लस y3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो x3 माइनस x1। ये लीजिए, ऐसे ही मुझे बताओ ये दूरी है y1 और ये दूरी है y2, ये दूरी y1, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर ये कैसे लिख रहे हो आप डायरेक्ट? ये आप लोग पहली क्लास देख कर आइए तो आपको चीजें समझ में आएंगी सारी की सारी। y1 y2 और ये यहां से यहां तक x1 है और ये यहां से यहां तक x2 है। ये टोटल x1 था, ये x2 है, तो ये कितना बचा? x1 माइनस अपने पास x2। तो बताओ इस ग्रीन वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? ट्रिपेजियम का एरिया। तो आप कहोगे ट्रिपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है सर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 और x1 माइनस x2 माइनस ये यहां से अपने पास ये वाला जो अपने पास है, इस ट्रिपेजियम का एरिया अगर मैं घटा दूं इन दोनों को, मुझे बताओ रेड को और ग्रीन को मैंने दोनों को जोड़ दिया, रेड और ग्रीन दोनों को मैंने जोड़ दिया। रेड और ग्रीन जोड़ के अगर ब्लू वाला मैं घटा दूं तो क्या ओनली ट्रायंगल का एरिया बच जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ट्रायंगल का एरिया बच जाएगा। तो अपने पास ट्रायंगल का एरिया, ट्रिपेजियम ब्लू का एरिया घटा दो, y2 प्लस y3, ट्रिपेजियम का एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को जोड़ोगे तो x1 से x1 कट जाएगा, दोनों के बीच की दूरी जोड़ते ही x1 से x1 कट जाएगा, दोनों के बीच की दूरी क्या x3 माइनस x2 बच गया है क्या? और इस चीज को हाफ तो कॉमन ले लो, मैंने भी ले रखा है, और फिर सोल्व करोगे तो ये वाली स्टेप ही अपने पास आ जाएगी। मैं तो आपको इतना डीप से पढ़ा रहा हूं कि ट्रायंगल का एरिया भी कैसे प्रूव होता है, ये चीज भी मैंने बता दी है, लेकिन इसको मैं काम में लूंगा और आपकी पूरी पिक्चर तब क्लियर होगी जब आप लोग एक बार जाकर देखोगे। क्या चीज देखोगे? क्वेश्चंस देखोगे कल की क्लास में, तब जाके सही चीजें जो हैं, सही कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। उसको आप लोग याद रखिए, उसको आप लोग ध्यान रखना। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए भाई, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर आपने तो ज्यादा ही डीप में चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों को ये बात समझ में आई है।
तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये था पॉइंट नंबर 11 जिसमें मैंने आप लोगों को 5 पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाए हैं। इन सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर। 4 तो केंद्र के बारे में और एक मैंने उसका क्षेत्रफल के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया है। आइए अब हम लोग 12 नंबर पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि 2 चीज़ें मैं आपकी इसमें कवर करूंगा। एक मैं आप लोगों को सर्किल भी कल की क्लास में सर्किल के क्वेश्चंस भी आपको करवाने वाला हूं। सर्किल या वृत्त, सर्किल या वृत्त की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझना। प्रत्येक बच्चा कोशिश करना सीखने की। यहां पर सर्किल होगा तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। सर्किल होता क्या है, पहली बात तो थोड़ी ज्योमेट्री आनी चाहिए। एक निश्चित पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पर बिंदु का जो एक पाथ होता है, एक लोकस जो होता है, उसी को हम लोग, जो बिंदु का जो पाथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिंदु पथ। याद रखिए, मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा। कुछ चीजें पहले मैं समझाता हूं, फिर मैं रटवाता हूं। अब मैं क्या करूंगा, पहले रटवाऊंगा और फिर मैं समझाऊंगा। तो यहां पर मुझे बताइए, ये जो अपने पास होगा, इसका फॉर्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वस टू 0। ये लीजिए, ये अपने पास इसके सर्किल का जो इक्वेशंस होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल अपने पास ये होगी। यदि कभी भी, ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझिए आप लोग, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से है कि आप लोग बताइए 2gx प्लस इसके सेंटर क्या होंगे, तो ये होगा -g, -f। इसके सेंटर क्या होंगे, -g, -f। और अगर कभी भी अपने पास इसकी रेडियस अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है तो आर स्क्वायर बराबर, जिसको मैं स्मॉल r से लिख रहा हूं, वो अपने पास होगा g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये अपने पास इसकी रेडियस का फॉर्मूला होगा। ये लो, रेडियस अगर कभी निकालनी तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस अपने पास सी का माइनस सी, तो ये अपने पास उसकी रेडियस होगी। इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सर क्या है ये, कुछ नहीं है, रटना है सबसे पहली बात। अब आइए, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब अगर मैं बोलकर चला गया ना कि इस चीज को आपको रटना है, तो इसमें 80-90% चांसेस हैं कि कुछ बच्चे भूलेंगे। अब मैं क्या करता हूं, इसको समझाऊंगा। तो चाहे आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे बीटेक किया है या जो भी आपने किया है, समझाते ये चीज आप लोगों की याद हो जाती है। देखो अब मैं बताता हूं। मैंने मान लिया कि ये जो अपने पास है, यहाँ पर ये तो पॉइंट घूमता रहेगा, लोकस है, बिंदु का पाथ है, और ये एक पॉइंट फिक्स है जिसके सेंटर है एच कोमा के। और यहाँ पर ये पॉइंट मैंने मान लिया एक्स कोमा वाई, जो वेरी कर रहा है। एक्स कोमा वाई कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, जहाँ भी जाएगा वो चेंज होता रहेगा। और इसके बीच की दूरी, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी, क्या अपने पास रेडियस आर ही होगी क्या? तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल अपने पास आर होगी। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर, और बराबर कितना लिखोगे, तो बराबर आप लोग लिखोगे आर स्क्वायर। x माइनस एच का स्क्वायर है, y माइनस के का स्क्वायर है, और बराबर में कितना है, तो आप कहोगे सर बराबर में अपने पास आर स्क्वायर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से ये अपने पास एक्स स्क्वायर है प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx, ये अपने पास क्या होगा, ये अपने पास होगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky बराबर कितना है, आर स्क्वायर। ध्यान से समझना, अगर कभी भी अपने पास किसी भी सर्किल के सेंटर और अगर अपने पास यहाँ पर उसकी रेडियस अगर दी हुई है, तो आप लोग इस प्रकार से ये इक्वेशन लिखने के बजाय ये इक्वेशन ज़्यादा ठीक रहेगी, और इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखना, बताओ इसको क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky माइनस अपने पास यहाँ पर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। लेकिन ये कभी तो प्लस है, कभी माइनस है, कभी प्लस है, कभी माइनस है। ये इक्वेशन मुझे पसंद नहीं आती मैथ्स के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, बच्चे को रटवा दूंगा यहाँ पर कि भाई रट लो, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2kx, 2 अपने पास gx
सभी प्लस में ले जाओ, 2fy प्लस अपने पास c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मुझे बताओ g का मान कितना है, क्या माइनस h है क्या? g का मान क्या माइनस h है क्या? अगर कंपेयर करूं तो इस फॉर्मूले में बिल्कुल g का मान माइनस h है, ये लो। और बताइए यहाँ से f का मान कितना है, माइनस k। फिर मैं ये रटवा दिया ऊपर वाला और बोलूंगा g का मान माइनस h है, f का मान माइनस k है, और c बराबर कितना है, तो आप कहोगे c बराबर सर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस अपने पास r स्क्वायर, या h और k की जगह क्या g भी लिख सकता हूं क्या? तो r स्क्वायर इधर आएगा, h की जगह स्क्वायर करोगे तो g स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो एफ स्क्वायर, और माइनस सी, ये लीजिए यहां से बनते हैं फॉर्मूले। तो एक तो या तो आप लोग इसको याद कर लो, या फिर डायरेक्ट आप लोग पहले इसकी इक्वेशन याद कर लो, जी का मान माइनस एच, एफ का मान माइनस के, और आगे सी का मान अपने पास आर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां से ये आप लोगों को रटवा दिया है, ये लीजिए। तो कभी भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आता है, एच और के क्या है, इसके सेंटर्स हैं। कभी अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि बताओ सेंटर 2,3 है और इसकी रेडियस का जो मान है वो अपने पास 6 है, सेंटर जो है वो 2,3 है और रेडियस का मान अपने पास 6 है, तो आप लोग डायरेक्ट लिखना x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस अपने पास y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर अपने पास होगा। ये लीजिए, इसको पूरे को आप लोग सोल्व कर लो, तो यहां पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 4 माइनस 4x, ये वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36। तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, और अपने पास 9 और 4 अपने पास 13, 36 इधर आके माइनस होगा तो माइनस का 23 बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बचेगा, ये लीजिए। ये इस प्रकार से आप लोग यहां पर लिख सकते हो। बताइए क्या आप लोगों को सभी को याद है क्या? या आप लोग जनरल इक्वेशन अगर आप लोगों को लिखनी है तो पहले अपने पास यहां पर जी इसका सी का मान निकाल लो। तो सी का मान क्या होगा, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 36, तो सी का मान कितना होगा, माइनस का 23 होगा, ये लीजिए। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और g का मान क्या माइनस का h होता है क्या, तो 2g, और g का मान माइनस h रखोगे तो माइनस का 2 रखोगे इंटू एक्स। f का मान क्या माइनस का, f की जगह माइनस का k आप लोग रखोगे, तो माइनस का k अगर आप लोग रखते हो तो k का मान माइनस 3 अगर आप लोग रखते हो तो 2 इंटू माइनस 3 इंटू वाई, प्लस अपने पास c है, और c का मान कितना है, माइनस का 23। तो ये c का मान अलग से निकाल के और उस टाइप से सोल्व करने के बजाय, लेकिन तरीका तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग तो बेसिक कॉन्सेप्ट अब हम लोग समझ रहे हैं। माइनस 6y माइनस 23 और बराबर कितना हो गया, 0। ये इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा। दोनों बात तो एक ही है, हाँ और ना। बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये इक्वेशन अपने पास कहाँ से, कैसे और क्यों बनती है? बताइए प्रत्येक बच्चे को ये बात क्लियर हुई है क्या, बताना भाई मुझे। तो उम्मीद है कि सर्कल की ये बात आप लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से क्लियर हुई होगी। एक चीज ये याद रखना एसएससी, रेलवे, सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बात और आप लोग ध्यान रखना, यदि कभी भी आप लोगों को अगर दोनों एंड पॉइंट दिए हुए हैं, अगर कभी भी आप लोगों को किसी सर्कल के डायमीटर के दोनों अगर एंड पॉइंट दिए हुए हैं, यहां से ये x1 y1 और ये x2 y2, अगर ये दोनों एंड पॉइंट आप लोगों को दिए हुए हैं तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ये पॉइंट मान लीजिए अपने पास x, y, अगर ना, इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, अगर किसी भी डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट अगर दिए हुए हैं और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताओ भाई इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, आपसे सभी लोगों से ये बात पूछ ली जाए, तो आप लोग क्या करोगे, ये लिखोगे x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2, और बराबर कितना हो गया, 0। ये लीजिए, ये फिर सर्कल की इक्वेशन अपने पास होती है। ये लीजिए सर, ये कहाँ से और कैसे आया, होती है, आपकी बात मान ली और हम लोग रट भी लेंगे ये आया कैसे। तो इस चीज को जब आप लोग खुद
प्रूव करने की कोशिश करोगे ना तो भी ये चीज़ बहुत आसान है, आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको खुद आप लोग करोगे तो भी आसान है। देखिए जैसे ही कोई चीज़ मैं बताता हूँ तो आपके लिए वो सारी की सारी चीज़ें एकदम आसान हो जाती हैं। आपको लगता है ये तो बिल्कुल आसान था, मैं भी कर सकता था या मैं भी कर सकती थी, लेकिन रियल में पहले सोचोगे तो दिमाग उसी से आपका चलना शुरू होगा। सोचिए आप वीडियो को पॉज करके कैसे आया होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट मान लेता हूं x कोमा वाई जो चल रहा है, इसके ऊपर वेरी कर रहा है, कहीं भी हो सकता है x कोमा वाई। तो बताइए व्यास द्वारा, बार बार मैं एक ही बात देता हूं कि आज की क्लास के लिए थोड़ी ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। क्या व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है क्या? तो इसका स्लोप आप लोग निकाल लीजिए। स्लोप का फॉर्मूला होता है, इसका स्लोप बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे सर y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। और अगर मैं पूछूं कि इसका स्लोप क्या होगा तो आप कहोगे सर y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू। अब बताइए दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण अगर बना रही हैं, तो उनका दोनों का स्लोप y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई टू, एक्स माइनस एक्स टू बराबर कितना है? माइनस वन। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से ये जो अपने पास है y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू माइनस एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, ये लीजिए बराबर आगे। वो उठाकर अगर इधर लाओगे तो y माइनस वाई वन और y माइनस वाई टू, एक्स माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू बराबर कितना है? 0। और यही तो मैंने लिखवाया है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो ये चीज़ें बहुत आसान हैं। आज की क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चन अब सर्किल के बनते हैं कि अपने पास इस प्रकार से कि बताइए दोनों को अगर पास कर रहा है वो, अगर कभी भी सर्किल मूल बिंदु से पास हो जाए तो ये 0,0 हो जाएगा और ये x,y तो है ही, और ये दूरी अगर r है तो बताओ क्या लिखोगे? मूल बिंदु से पास कर जाए तो x माइनस जीरो का स्क्वायर, y माइनस जीरो का स्क्वायर, मूल बिंदु ये है, बराबर r स्क्वायर। तो कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो तो तुरंत आप लोग समझ जाना कि सर्किल मूल बिंदु से पास हो रहा है। ये लीजिए इस प्रकार से। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? कभी भी हम लोगों से पूछ लेगा उस सर्किल की इक्वेशन बताओ जो दोनों वर्टिसेज को टच कर रहा है ऐसे। तो मुझे बताइए ये दूरी भी आर होगी और ये दूरी भी आर होगी, तो क्या अपने पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आर कोमा आर ही हो गए हैं क्या? तो उस कंडीशन में लिख सकते हो x माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर बराबर कितना होगा? आर स्क्वायर। ये लीजिए ये चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। तो वहाँ पर कोई भी पॉइंट आप लोग देखकर उस चीज़ को आप लोग आसानी से, ढंग से, ठीक से आप लोग सोल्व कर पाओगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको रेडियस पता होनी चाहिए और उसका सेंटर पता होना चाहिए। दो चीज़ें अगर पता है तो सर्किल की इक्वेशन आप लोग आसानी से लिख पाओगे। कल मैं आपको आके इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा, तो आपका पूरा का पूरा जो माइंड में जो भी प्रॉब्लम है वो क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।